हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी लोकसभा का कौन होगा, एमएलए कौन होगा, हम उन्हें जानते होते हैं। कहीं ना कहीं हम उनके प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे उनको वोट करते हैं, उन्हें हम लोग खुद ही चुनते हैं। कहीं ना कहीं हमारी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन होगा और भारत का कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगला, यह भी हमें पता होता है, क्योंकि चुनाव इन्हीं के नाम पर चुने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है भारत का अगला चीफ जस्टिस कौन होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? बहुत सारे भारतीयों को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता होगा। अगर हम संविधान खोलें तो संविधान का आर्टिकल है 124। यह संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के विषय में दो मुख्य बातों पे ध्यान केंद्रित करता है। पहली बात कि जो सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, वो कितने होंगे ये डिसाइड करता है पार्लियामेंट बाय लॉ। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ आजादी के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य जजेस थे। आज प्रेजेंटली भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस है और 33 अदर जजेस हैं, यानी टोटल 34 जजेस हैं। तो स्टार्टिंग में 8 जज थे, आज 34 जजेस है। ये जो नंबर बढ़ा है, ये नंबर बढ़ा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने। वहीं आर्टिकल 124 एक और बात करता है, कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करेंगे इन कंसल्टेशन विद बाकी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मैं नटशेल में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का जो नंबर है वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट बाय लॉ, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो करेंगे प्रेसिडेंट साहब बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन के बाद। तो इधर इशू क्या है? इशू ये है कि जो वर्ड यहां पर कंसल्टेशन लिखा है, इसका अर्थ क्या है? क्या ये सलाह, कंसल्टेशन मतलब सलाह, जो प्रेसिडेंट साहब को दी जा रही है कि इस आदमी को आप सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करें, ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है या बाइंडिंग नहीं है? मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या जो सलाह उन्हें दी गई है वो बाइंडेड है उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करने के लिए। दरअसल ये क्वेश्चन तब अराइज हुआ जब केस इंदिरा गांधी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा केस हारी। ये केस इंदिरा गांधी हारी 24 अप्रैल 1973 को, और ये केस था केशवानंदा भारती केस। ये केस 13 जजेस ने सुना था। इस केस को इंदिरा गांधी केवल एक जज के करके हारी थी, यानी 7-6 से इंदिरा गांधी ये केस हारी थी। अगर एक जज इंदिरा गांधी के हक में फैसला दे देता तो इंदिरा गांधी ये केस जीत गई थी। आपको यह बात बता दूं कि केशवानंदा भारती केस की जजमेंट का दिन 24 अप्रैल 1973 तब के चीफ जस्टिस एसएम सीकरी का लास्ट वर्किंग डे था। एसएम सीकरी जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट जज जो थे वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। तब के राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी के कहने पर एलिवेट किया जस्टिस एएन रे को एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो ऑर्डर में बड़े नीचे थे। तो यह कहा गया ये तो भारत का जो अनुच्छेद 50 है जो कहता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए, उसके खिलाफ है। लेकिन तब कुछ इसके बारे में हम कर नहीं सके। तो कहीं ना कहीं जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स करने लग गया, इंटरफेरेंस होने लग गई। इसके बाद इस डिसीजन को कि क्या ये जो कंसल्टेशन है ये बाइंडिंग है या नहीं, चलिए सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लेते हैं। तो पहला केस गया जिसे फर्स्ट जज केस कहा जाता है। यह केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981। इस केस में कहा गया कि ये जो कंसल्टेशन है, जो एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस देंगे, ये बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्री है, किसी को भी जज अपॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद हुआ ये एक टाइम आ गया जब जजेस पॉलिटिकल बेसिस पे, पॉलिटिकल कनेक्शंस पे सुप्रीम कोर्ट पे अपॉइंट होने लग गए, और कहीं ना कहीं वकील भी इस चीज से परेशान थे। इसीलिए 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो कि एक बॉडी है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स की, उन्होंने केस किया।
दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से यही पूछा कि ये एडवाइस बाइंडिंग है या नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो एडवाइस प्रेसिडेंट साहब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस दे रहे हैं ये उन पे बाइंडिंग है। यानी 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने 1981 का जो फैसला था उसे उल्टा दिया और यह कहा जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस द्वारा ये उन पे बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकते और यह भी कहा कि ये जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देंगे ये देगा कोलिगियम। एक बॉडी नहीं बनाई जिसको कहते हैं कोलिगियम, जिसमें होंगे एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये 3 व्यक्ति बैठ के एक नाम प्रस्ताव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट बाइंडेड है उसी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये केस तो चलता ही रहा। ऐसे ही एक 3rd जजेस केस आया 1998 में। यह केस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। तब के प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लिया था, यह पूछा था कि आखिरकार ये कोलिगियम काम कैसे करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोलिगियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी कोलिगियम को बड़ा कर दिया। इससे पहले वाले केस में 1993 में उन्होंने कहा था कि कोलिगियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 2 सीनियर मोस्ट जज हैं। अब उसे कह दिया गया 4 सीनियर मोस्ट जज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ये वोटिंग करके डेमोक्रेटिकली अगला जज चुनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का होगा। यानी यहां से कोलिगियम सिस्टम काम कैसे करता है वो तो पता चल गया, लेकिन यहां से एक और चीज लोगों को पता चली कि जज ही जज को अपॉइंट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब बाइंडेड है उसी आदमी को जज नियुक्त करने के लिए जिसका नाम उन्हें कोलिगियम ने बोला हुआ है। तो यहां से कहीं ना कहीं लोगों को यह कम पता चलने लग गया कि आखिरकार जज अपॉइंट कौन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। अगर आप ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट देखेंगे तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। 2nd नंबर वाले जो सीनियर होंगे वो नेक्स्ट इन लाइन चीफ जस्टिस होते हैं। जैसे अभी भारत के जो नए चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे, वो 2रे नंबर पे आते हैं। उनके बाद आप देखेंगे जस्टिस विक्रमनाथ आएंगे, फिर इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस आएंगी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के जो ये 34 जजेस होते हैं ये अरेंज होते हैं सीनियरिटी वाइज, और इनमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो बाकी के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं इन्हीं को कोलिगियम कहते हैं। यही अपॉइंटमेंट को लेकर नाम बताते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक महंगी फीस आपके सपनों को रोक रहा है यूपीएससी क्लियर करने के, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अपनी सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपये में। यहां पर आपको अनअकैडमी के आईएएस की सब्सक्रिप्शन 1 साल की और मेंस का निश्चय बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा, इसके साथ 19,999 रुपये में मिलेगी। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश बैचेस में पढ़ सकते हैं। जल्दी से ऑफर का लाभ उठाएं। अब एक और क्वेश्चन था, जैसा मैंने आपसे कहा था तो कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट्स जजेस की जजेस ही कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक स्क्रीन था। हमें जुडिशरी तो पता थी भारत की काम कर रही है, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है आम नागरिकों को नहीं पता था। 2024 में सरकार पार्लियामेंट पास करती है 99th अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें एक ये बॉडी बनाते हैं जिसे कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इस कमीशन में एग्जीक्यूटिव भी था, यानी मिनिस्टर्स भी थे जो इसके मेंबर थे, जुडिशरी के मेंबर्स के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर नाम बताएंगे प्रेसिडेंट को, ऐसा प्रावधान था। लेकिन इस पूरी अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया, यह कहकर कि आर्टिकल 50 जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन होना चाहिए, वो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अभी भी, आज के दिन भी जब मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही अपॉइंट करते हैं। तो क्या इस फैक्ट के बारे में आपको पहले पता था? अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।